नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फिजिक्स लेक्चरर सुनील रामदेव आप सभी का एपेक्स क्लासेज एजुटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम जोश के साथ, एंजॉय के साथ, आनंद लेते हुए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने 11th में अभी तक पढ़ा है, हमने पढ़ा है कण गति की, हमने पढ़ा है प्रक्षेप्य गति, हमने पढ़ा है वर्तुल गति, हमने पढ़ा है उष्मा गति की, हमने पढ़ा है गति की। तो ये गति जो वेव मोशन जो कहलाता है हमारा तरंग वाला चैप्टर है वो भी पढ़ा हमने, विकिरण पढ़ा हमने। तो बहुत सारे चैप्टर पढ़े। ये सब के सब जो होते हैं ये एक भौतिक विज्ञान का एक बहुत विशाल सा पेड़ है और ये सभी उस पेड़ की बहुत सारी शाखाएं हैं। तो ये कण गति की भी एक शाखा है, उष्मा गति की भी एक शाखा हो गई। तो ये अलग प्रकार की शाखाएं होती है जो 11th में पढ़ ली अपन ने। उसी प्रकार से फिजिक्स में हम 12th की बात करना चाहें तो हम देखेंगे पहले ही चैप्टर आता है जिसका नाम है स्थिर विद्युत की। यह भी एक भौतिक विज्ञान की शाखा है। इस भौतिक विज्ञान की शाखा को देखने से पहले हम देखते हैं एक नाम आया है विद्युत चुंबकत्व। ये विद्युत चुंबकत्व भी एक भौतिक विज्ञान की शाखा है। अब विद्युत चुंबकत्व कहते हैं किसे हैं? तो हमने पढ़ा कि साहब यदि इस प्रकार से देखिए, यदि आवेश हमारा, यदि आवेश स्थिर अवस्था में होगा, यदि यह आवेश स्थिर अवस्था में है, ये मान लिया मैंने ये आवेश है और ये रेस्ट पोजीशन में है, स्थिर अवस्था में होगा। यदि मेरा आवेश गतिशील अवस्था में होगा, गति कर रहा होगा, तो ये आवेश जिन जिन घटनाओं को देगा हम उसका अध्ययन करेंगे। ये गतिशील आवेश जिन जिन घटनाओं को देगा हम उसका अध्ययन करेंगे। तो इसका मीनिंग है यदि आवेश मेरा स्थिर हो या चाहे आवेश गतिशील हो, और ये गतिशील या स्थिर आवेश जिन जिन घटनाओं को देते हैं उन घटनाओं का जो हम अध्ययन करेंगे उस भौतिक विज्ञान की शाखा को विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। ये विद्युत चुंबकत्व जो होता है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। इसका मतलब ये एक विशाल जो पेड़ था भौतिक विज्ञान का, उसमें से एक शाखा बनती है जिसको विद्युत चुंबकत्व कहते हैं और उसकी दो टहनियां निकलती है, और एक टहनी का नाम है हमारा स्थिर विद्युत की और दूसरे का नाम है गतिक विद्युत की। ये दो नाम है। इसका मतलब विद्युत चुंबकत्व को हम दो भागों में बांटे, तो एक आता है स्थिर विद्युत की और दूसरा आता है गतिक विद्युत की। इसमें किसका अध्ययन करते हैं और उसमें किसका अध्ययन करेंगे? तो देखिए कि हमने कहा है कि जब कभी भी आवेश स्थिर अवस्था में होगा तो उस जो वो घटना देगा उसका हम जिस शाखा में अध्ययन करेंगे उस भौतिक विज्ञान की शाखा को या ब्रांच को हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत की कहते हैं। इसी प्रकार से गतिक विद्युत की किसे कहे? तो जब कभी भी आवेश हमारा गतिशील अवस्था में होगा तो ये जिन घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे उसको हम गतिक विद्युत की कहेंगे। इसीलिए हमने कहा है कि स्थिर विद्युत की क्या चीज हो गई? तो जिसमें आवेश कैसी अवस्था में रहता है? स्थिर अवस्था में। और गतिक विद्युत की क्या चीज हो गई? जिसमें आवेश कैसी अवस्था में रहता है? गतिशील अवस्था में रहता है। यह गतिशील अवस्था में रहेगा। ठीक। अब ये गतिशील अवस्था में रहता है तो हम उस भौतिक विज्ञान की शाखा को हम क्या कहेंगे? गतिक विद्युत की कहते हैं। तो स्थिर विद्युत की और एक दूसरी आती है गतिक विद्युत की। तो हम इस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम स्थिर विद्युत की किसे कहें? तो हम स्थिर विद्युत की कह सकते हैं कैसा? यदि इस तरीके से ये स्थिर विद्युत की क्या हो गई कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश कैसी अवस्था में रहे? स्थिर अवस्था में रहे, रुकी हुई अवस्था में रहे, और स्थिर अवस्था में स्थित आवेश जिन जिन घटनाओं को देगा हम उसका जो अध्ययन करते हैं उस भौतिक विज्ञान की शाखा को स्थिर विद्युत की कहते हैं। यह स्थिर विद्युत की कहलाती है। गतिक विद्युत की परिभाषा लिखनी हो तो हम कैसे दे देंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाए, इस प्रकार की शाखा को हम गतिक विद्युत की कहते हैं। यह गतिक विद्युत की कहलाती है। तो स्थिर विद्युत की में हम बात करें तो हमने भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाए उसे स्थिर विद्युत की कहेंगे। इसका मतलब आवेश जो होगा वह स्थिर अवस्था में होगा, रुकी हुई अवस्था में होगा। अब ये रुकी हुई अवस्था में आवेश क्या क्या प्रदर्शित करता है उसका हम अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी घटनाओं को देगा ये?
कौन कौन सी घटनाओं को देता है, हम उसका अध्ययन जो करेंगे उस भौतिक विज्ञान की शाखा को हम क्या नाम देंगे, स्थिर विद्युत की कह देंगे। अब हम बार बार बोलते जा रहे हैं आवेश गतिशील हो, आवेश स्थिर हो, तो आवेश है क्या चीज, तो हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले आवेश के बारे में। तो आवेश क्या चीज होती है उसको हम देखें। तो आवेश के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले देखेंगे कि आवेश क्या चीज होती है। आवेश किसी वस्तु का नाम नहीं है, ये किसी न किसी पदार्थ का, वस्तु का, कण का एक गुण होता है। ठीक है साहब, ये गुण होता है। गुण का क्या मीनिंग हुआ, हमने कई बार सुना है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, ये इंसान बहुत ईमानदार है, ये हार्ड वर्कर है, बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा काम कर जाता है। इन सभी में आप देखेंगे तो किसी इंसान का नाम नहीं आया, उस इंसान के बारे में, उसके गुण के बारे में बात कही गई है। इसी प्रकार से हम आवेश के बारे में बात करना चाहें तो आवेश किसी वस्तु का नाम नहीं है, उस वस्तु का क्या है, गुण है। अब गुण कैसे, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, ईमानदार है, अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा विद्यार्थी है, तो ये कैसे पता लगे कि ये ईमानदार है, तो बहुत सारी उसने कई घटनाएं दी होगी कि साहब हमेशा ऐसा काम पड़ा तो ईमानदारी से वापस काम कर दिया, उसने ये काम किया तो भी ईमानदारी से कर दिया, तो पता लग गया। उसको घटनाएं देनी पड़ेगी, कहने से नहीं होगा, उसको घटनाएं देनी होगी, तब जाकर हम कहते हैं नहीं यार वो तो ईमानदार है। ये अच्छा विद्यार्थी है, अच्छा विद्यार्थी से मीनिंग है कि वो जब क्लास के अंदर बहुत सारी घटनाएं देता है, जब जाकर टीचर या आसपास के सभी विद्यार्थीगण कहते हैं कि ये अच्छा स्टूडेंट है या अच्छा विद्यार्थी है, तो उसको घटनाएं देना पड़ेगा, उसके बगैर हम उसको अच्छा विद्यार्थी कह ही नहीं सकते। तुरंत पहली बार आया क्लास के अंदर तो हमें पता नहीं है कौन कैसा है क्या है, ना तो टीचर के बारे में स्टूडेंट को पता है, ना स्टूडेंट को टीचर के बारे में पता है। तब पता लगता है कि जब वो बहुत सारी घटनाएं देता है, तब हम बात कहते हैं कि हाँ ये अच्छा स्टूडेंट है। इसी प्रकार से कोई भी वस्तु के लिए हम नाम कहना चाहें कि वो आवेशित है या ये कण जो है आवेश है, ये तब कह पाएंगे जब वो कुछ न कुछ हमें क्या दे, घटनाएं दे। अब कैसी घटनाएं दे, तो हमने कहा कि यदि मैं इस मार्कर को कह सकता हूं आवेश, तो पहली बात को समझना। तो पहली बात कह रहा है कि यदि ये आवेश है और यदि मैं इसको स्थिर अवस्था में रखूं तो ये एक क्षेत्र उत्पन्न करनी चाहिए जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यदि ये आवेश है तो दूसरी बात को याद रखना कि यदि मैं इसको गतिशील कर दूं, गति करा दूं, फेंक दूं, इस तरीके से थ्रो करा दूं, तो यदि गतिशील अवस्था में होगा तो एक और ये क्षेत्र उत्पन्न करनी चाहिए जिसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। दो बात हो गई, फिर से देखिए। पहली बात कि यह किसी पदार्थ का गुण है, नाम नहीं है। दूसरी बात हम कहेंगे कि कोई ये गुण कैसे, तो पहली स्थिति यदि यह वस्तु स्थिर अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, और यदि वस्तु गतिशील अवस्था में है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, और यदि इस वस्तु को मैं विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं तो इसके ऊपर क्या लग जाना चाहिए, बल लग जाना चाहिए। यदि ये कोई भी वस्तु इन चार बातों को सिद्ध कर लेगी तो हम उस वस्तु को आवेशित वस्तु या आवेश कह सकते हैं। कण होगा तो आवेश कैसे कह सकते हैं, और यदि आवेशित होगी तो आवेशित वस्तु कहलाती है। ठीक है भाई, चार कौन कौन सी बातें हो गई, मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं एक बार जल्दी से। क्या भाई, पहली बात क्या है, यदि वह वस्तु कैसी अवस्था में हो, जल्दी से बताइए, कैसी अवस्था में हो। हाँ बिल्कुल सही है, स्थिर अवस्था में हो तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करे, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे। वेरी गुड, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे। और यदि वह गतिशील अवस्था में हो तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। और यदि इस वस्तु को विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसके ऊपर क्या लग जाना चाहिए, बल लग जाना चाहिए। यदि ये चार बातों को कोई वस्तु बता देगी, सिद्ध कर देगी, तो हम उस वस्तु को आवेश कह सकते हैं या उस वस्तु को हम आवेशित वस्तु कहा जा सकता है। मैं चार बातों को फिर से यहां पर बोर्ड पे इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि साहब मुझे कह रखा है कि यदि ये आवेश स्थिर अवस्था में है, यदि ये रुकी हुई अवस्था में है, रेस्ट पोजीशन में है, तो बताइए कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करे, तो हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे। यह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना चाहिए। दूसरी बात क्या कहना चाह रहे हैं अपन, यदि ये आवेश हमारा कौन सी अवस्था में है, गतिशील अवस्था में हो, तो ये कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करना चाहिए, तो हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना चाहिए।
तीसरी बात है कि हमने कहा यदि इस आवेश को विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रख देंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाना चाहिए, बल लग जाना चाहिए। इसी प्रकार से चौथी बात है कि यदि यहाँ पर मैं कह देता हूँ चुंबकीय क्षेत्र है और यदि आवेश को रखेंगे तो इसके ऊपर भी क्या लग जाना चाहिए, बल लग जाना चाहिए। तो यदि बल लग जाए इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में, चार बातों को जो सिद्ध कर लेगा, कोई भी वस्तु, ये तो आवेश क्यों बता दिया मैंने, कोई भी वस्तु होगी तो हम उस वस्तु को या तो आवेशित वस्तु कह देंगे या कण होगा तो हम उसे आवेश कह सकते हैं। ठीक है भाई। तो आवेश किसी वस्तु का नाम नहीं है, यह किसी वस्तु का गुण है और ये चार गुण रखेगी, उसको हम वस्तु को आवेश कह देंगे। तो एक बार देखते हैं फिर से। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि इसके बारे में जो साइंटिस्ट थे विलियम गिलबर्ट, उन्होंने आवेश शब्द नाम रखा था। आवेश जो नामकरण किया था कि हाँ आवेश एक वर्ड होता है और हम इसको आवेश कहेंगे, तो जो आवेश का नामकरण किया था उसका नाम विलियम गिलबर्ट है। ठीक है साहब। तो आवेश का नामकरण जो किया था वो साइंटिस्ट का नाम है विलियम गिलबर्ट। फिर आवेश की क्या परिभाषा है तो हम देखते हैं, तुमने लिखी है यह किसी पदार्थ या वस्तु का वह गुण जिसमें यदि वह स्थिर अवस्था में हो तो वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, गतिशील अवस्था में हो तो वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, और इसे विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर वह किसका अनुभव करे, बल का अनुभव करे। तो इस प्रकार की वस्तु को, गुण को, पदार्थ के इस गुण को क्या कहेंगे, आवेश कहते हैं। तो आवेश समझ में आ गया। तो आवेश किसी वस्तु का गुण है। हमने बहुत सारा नाम सुना है, इलेक्ट्रॉन, हमने नाम सुना है प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है वो आवेशित कण है। ठीक है भाई। और यदि मैं किसी गोले को, चालक गोले को आवेश दे दूं तो ये आवेशित वस्तु कहलाती है। तो इस प्रकार से ये सब जितने भी आवेशित होंगे या आवेशित कण होंगे या आवेश होंगे वो इन सभी बातों को सिद्ध करेंगे। यदि कर जाएंगे तो मैं आवेश कह दूंगा, नहीं कर पाएंगे हम नहीं कह पाएंगे। जैसे न्यूट्रॉन है, उदासीन होता है, उसको स्थिर अवस्था में रखो तो नहीं साहब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। गतिशील करा दीजिए न्यूट्रॉन को, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर वो बल अनुभव नहीं करेगा। तो मैं न्यूट्रॉन को आवेशित नहीं कह सकता। इसीलिए न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन है, आवेशित नहीं है। बात समझ आ गई। तो आवेश इसे कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। हमने नाम सुना है बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा सब ये आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। हमने नाम सुना है धनावेश, हमने नाम सुना है ऋण आवेश होता है। तो आवेश कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। और किसने जानकारी दी हमें, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा ये आवेश जो होगा वो दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश होगा और एक ऋणात्मक आवेश होता है। तो साहब धनात्मक आवेश किसे कहें, तो धनात्मक आवेश किसे कहेंगे अपन, हमने नाम बहुत सारा सुना है, प्रोटॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है जबकि प्रोटॉन जो होता है वह धनावेशित होता है। तो धनावेश किसे कहें इसको समझेंगे। मान लीजिए एक कोई वस्तु है, ये मान लिया एक वही वस्तु है, इस वस्तु के अंदर हमने मान लिया कि 100 प्रोटॉन है और 100 ही इलेक्ट्रॉन है, मान लिया हमने ऐसा। इसका मतलब ये 100 जो होगा प्रोटॉन होंगे जो धनावेशित है, ये धनावेश है, और ये 100 इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेश है। तो मुझे पूछे बताइए इसके अंदर टोटल आवेश की मात्रा कितनी है, तो मैं कहूंगा 0 है, क्योंकि जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश आ गया। तो कुल आवेश की मात्रा कितनी हो गई, 0 हो गई। ऐसी वस्तु को हम उदासीन वस्तु कहते हैं। ये उदासीन वस्तु कहलाती है। समझ गए भाई। ऐसी वस्तु को न्यूट्रल कहते हैं। जैसे न्यूट्रॉन होता है, ये तो आवेश है, इसमें न्यूट्रल होता है, वो अलग चीज हो गई, उदासीन कहते हैं, है ना, न्यूट्रॉन नहीं कहेंगे, अलग है वो। तो उदासीन कहता है, ये उदासीन वस्तु हो गई। हमने कहा साहब मान लीजिए अब मैं इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर भेज देता हूं, वहां से बाहर भेज दिया भाई, 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दिए। जैसे ही बाहर भेजोगे तो मेरे पास में एक यह वस्तु की इस प्रकार से बन जाएगा ये वस्तु। अब यह वस्तु इस प्रकार से बना तो ये बन जाता है, ये वस्तु बनी। अब इसमें 100 प्रोटॉन थे, 100 ही रहेंगे। प्रोटॉन तो हमने कहीं ना दिया ना लिया, तो 100 प्रोटॉन नहीं थे, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई भाई, 95 रह गई। अब देखिए मैं इसमें टोटल कहना चाहूं कि बताइए कितना धनावेश है और कितना ऋणावेश है। तो साहब यहां पर लिखा जाए तो 100 तो प्रोटॉन हो गए, और बताइए यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 95 हो गई। तो टोटल पूछा जाए इसके ऊपर
तो हम कहेंगे ये 100 में से 95 गई, ये प्लस का 5 रह जाता है, तो ये धनावेशित वस्तु कहलाती है। यदि प्लस का आ जाए तो उसको हम धनावेशित कहेंगे और माइनस का आ जाए तो ऋणावेशित वस्तु कहेंगे। तो मुझे कैसे पता लगा कि साहब ये धनावेशित हो गई? ऐसी वस्तु को हम पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, ये धनावेशित वस्तु कहलाती है, ये धनावेशित वस्तु कहलाएगी। अब धनावेश को मुझे एक्सप्लेन करना, इसी बात को लेकर आराम से तसल्ली के साथ समझिए आप। अपन ने क्या कहा, फिर से देखें, उदासीन में क्या होगा, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, उदासीन वस्तु कहलाती है। हमने कहा ये धनावेशित है, तो क्या बताओ इसमें जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन है क्या भाई? नहीं साहब, इसमें 100 तो प्रोटॉन है, 95 इलेक्ट्रॉन है, तो है क्या, कौन ज्यादा कौन कम? तो हम कहेंगे साहब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, किसकी तुलना में? प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। तो डेफिनेशन ही यही है, परिभाषा भी यही है, कॉन्सेप्ट भी यही है। धनावेश किससे कहें तो हम कहेंगे किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की तुलना में कम हो, ऐसी वस्तु को धनावेशित वस्तु कहते हैं। समझ आ गए भाई? फिर से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, जिसमें देखो इलेक्ट्रॉन को लेना है और तुलना किसके साथ करनी है? प्रोटॉन के साथ तुलना करना। इलेक्ट्रॉन को लेंगे कि भाई ज्यादा या कम देखेंगे किसको? इलेक्ट्रॉन को देखना। और किसके साथ देखना? मुझे प्रोटॉन के साथ, तुलना प्रोटॉन के साथ करना है। तो किसी वस्तु में, फिर से रिपीट करता हूं बात को, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन को लेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की तुलना में कम हो, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? धनावेशित वस्तु कहते हैं। तो ये धनावेशित वस्तु है और ये उदासीन वस्तु है। समझ में आ गई? तो देखिए साहब, हमने कहा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा आवेश 2 प्रकार का होता है। पहला वाला आवेश कहलाता हमारा धनात्मक आवेश और दूसरा वाला आवेश कहलाता हमारा ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश क्या चीज हो गई? हम कहेंगे किसी पदार्थ या वस्तु या परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की तुलना में कम हो, उसे धनावेश वस्तु या परमाणु कहते हैं, अर्थात धनात्मक आवेश कहा जाता है। ठीक है भाई? तो मान लिया किसी वस्तु में इतने सारे प्रोटॉन हैं और इस तरीके से बता दिया जाए तो ये वाला जो वस्तु कहलाएगी हमारी, ये धनावेशित वस्तु कहलाती है। कोई डाउट नहीं इसमें से? तो धनावेश वस्तु किसे कहेंगे? किसकी संख्या लेंगे हम? इलेक्ट्रॉन की संख्या लेंगे। किसके साथ तुलना करनी बेटा? प्रोटॉन के साथ तुलना करना। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए? कम या ज्यादा? कम होनी चाहिए। वेरी गुड, कम होनी चाहिए। किसकी तुलना में कम होनी चाहिए? प्रोटॉन की तुलना में कम होनी चाहिए। तो यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की तुलना में कम होगी, वो वस्तु मेरी धनावेशित कहलाएगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट। ठीक है भाई? इलेक्ट्रॉन कम है, तुलना करना प्रोटॉन के साथ, तो वस्तु हमेशा धनावेशित हो जाएगी। ठीक, हम देखते हैं दूसरे प्रकार का जो ऋणात्मक आवेश या ऋणावेश जिसको कहते हैं। ये ऋणात्मक आवेश क्या चीज होती है? ऋणात्मक आवेश के बारे में बात करना चाहें तो ऋणात्मक आवेश क्या चीज हुई? देखिए, ऋणात्मक कहता है कि जैसे धनावेश है वैसे ही अपन इस ऋणावेश को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। मान लिया जाए कि ये, फिर से देखते हैं, वही वस्तु है मेरी जिसमें 100 प्रोटॉन है और 100 ही कितने हैं? इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए, यहां पर हम देखना चाहें तो 100 है प्रोटॉन धनावेशित है और 100 ही इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित है, तो ये टोटल आवेश हो गया मेरा 0। तो बताओ ये कैसी वस्तु कहलाएगी हमारी? उदासीन। ये वस्तु कैसी है? उदासीन वस्तु है। अब ये उदासीन वस्तु में हमने क्या करा कि इस उदासीन वस्तु को हमने 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए साहब, कहीं से लाकर दे दिए, उधार लाके, है ना, किसी भी तरीके से क्या भाई लिया, इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको। अब जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये अब वस्तु हमारे पास में इस प्रकार की बन गई कि ये इस तरीके से बन जाती है। तो हमने कहा फिर ये इस तरीके से बनी ये वस्तु। और यहां पर देखेंगे प्रोटॉन की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रोटॉन की संख्या अभी भी कितनी है? 100 प्रोटॉन है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 100 पहले थे, 5 जोड़ दिए तो टोटल हो गई साहब 105 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखें आप, यहां पर मुझे कहे कि प्रोटॉन को लिखना है तो हम कहेंगे ये 100 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन को लिखना है तो 105 है। तो बताओ टोटल आंसर कितना मिला मुझे? ये -5 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं इसमें से? अब ये -5 आ रहा है, इसका मतलब ये सिंबल देखिए यहाँ पर, ये कैसी वस्तु होगी? ऋणावेशित होगी या धनावेशित होगी? तो यहाँ पर ये ऋणावेश आया हुआ है, इसलिए कैसी वस्तु है? ये ऋणात्मक वस्तु कहलाएगी, ये नेगेटिव वस्तु कहलाएगी, ये ऋणात्मक वस्तु कहलाती है या ऋणावेशित वस्तु कहलाएगी। फिर वही चीज इसमें हमने देखा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए और तुलना किसके साथ करना? प्रोटॉन के साथ। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा या कम है तो ये प्रोटॉन तो 100 है, ये 105 है। तो इसकी क्या परिभाषा? इसी को लेकर आप परिभाषा दे दीजिए।
हम कहेंगे किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की तुलना में क्या हो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या हो, ज्यादा हो। तो ज्यादा हो इस प्रकार की वस्तु को ऋणावेशित वस्तु कहेंगे। फिर से देखिए एक बार फिर रिपीट करते हैं बात को अपने को कि भाई किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी इस प्रोटॉन की तुलना में क्या होनी चाहिए, ज्यादा हो जानी चाहिए। यदि अधिक हो गई, अधिकता में हो गया, प्रबलता में हो गया, तो उस वस्तु को हम ऋणावेशित वस्तु कह देंगे। धनावेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, लेकिन तुलना किसके साथ करनी है, प्रोटॉन के साथ। ये प्रोटॉन के साथ आप तुलना कर लीजिए, ये भी प्रोटॉन और ये भी प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के साथ तुलना कर लीजिए। आपका धनावेश भी एक्सप्लेन हो गया और ऋणावेश का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हाँ साहब ऋणावेश भी हो गया। एक और अपन देखते हैं, हमने नाम सुना हुआ है सोडियम का, हमने नाम सुना है सोडियम के बारे में। तो सोडियम में हमने देखा कि सोडियम किस प्रकार से, कि सोडियम को लिखा जाए तो हम लिखते हैं Na, ठीक है साहब, और इसको हम लिखना चाहें तो हम इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं उसको भी मैं लिख देता हूं, तो लिखा जाता है पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 भरा जाता है। मान लीजिए कि ये सोडियम है और सोडियम का ये नाभिक है, और नाभिक में 2 चीजें होती है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉनों की संख्या 11 होती है। न्यूट्रॉन के बारे में हम बात करना नहीं चाह रहे क्योंकि ये तो उदासीन है और तुलना मुलना न्यूट्रॉन के साथ होती भी नहीं है, तो इसको पढ़ा रहने देते हैं। इसके नाभिक के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं होती है और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, 2 हो गई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। हम देखते हैं इस सोडियम परमाणु के अंदर यदि मुझे कहे कि साहब देखिए हम किसी भी प्रकार से जो इस आकर्षण बंधन है इसको तोड़ दें और इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर दीजिए, इसको बाहर भेज दीजिए। हम इसको बाहर भेज देते हैं, ठीक, तो इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दिया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो बताइए अब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी रह गई। मैं यदि इसका फिर से एक डायग्राम बनाऊं तो हम कहेंगे ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या साहब 11 है। न्यूट्रॉन के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, और ये इसकी कक्षाएं हो गई। और इस तरीके की कक्षाओं के बारे में कहे तो ये इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 2 संख्या में होंगे और ये 8 होंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर लिखूं मैं तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या प्लस की 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या साहब माइनस की 11 है, तो ये 0 आ जाता है। तो ये उदासीन, परमाणु हमेशा उदासीन होता है, हमने पढ़ा है। इसी प्रकार से देखिए कि यदि यहाँ पर हमसे पूछता तो हम कहेंगे प्रोटॉन की संख्या कितनी है बेटा, 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10, तो बताइए आंसर कितना आएगा, प्लस का 1 मिलता है मुझे, ये प्लस का 1 मिला। इसका मीनिंग होता है इस परमाणु को हम सोडियम आयन, ये Na+ लिखा जाता है, ये धनावेशित होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की तुलना में क्या है, कम है, इसलिए ये धनावेशित कहलाता है। किसी भी प्रकार से कर सकते कि नहीं कर सकते अलग मैटर है। हम किसी भी प्रकार से यदि एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती, 12, प्रोटॉन कितने हो गए, 11, तो मुझे आंसर कितना मिलता, माइनस का 1 मिल जाता। इसका मीनिंग है ये ऋणावेशित हो जाता। इसी तरीके से तो धनावेश व ऋणावेश को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और तुलना किसके साथ करनी है, प्रोटॉन के साथ, कोई डाउट नहीं। एक धनावेशित होता है और एक ऋणावेशित होता है। तो आवेश के बारे में हम देखें तो आवेश जो होगा वो 2 प्रकार का होता है, एक धनावेशित होगा और एक ऋणावेशित होता है। हम छोटी छोटी बातें आवेश के बारे में और कर लेते हैं। आवेश हम कहें तो उसका मात्रक जो होता है वो इस प्रकार से हम कैलकुलेट करना चाहे तो इसका एक ऐसा ही मात्रक जिसको कहते हैं, या MKS मात्रक भी कह सकते हैं। MKS मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। आएगा कैसे, पहले इसको समझते हैं अपन। देखिए यहाँ पर हमने 10th में भी पढ़ा है, एक धारा की परिभाषा होती है Q/T, और डेफिनेशन बोलते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर क्या हो गई, I बराबर क्या लिख दिया अपन है, Q/T। अब देखिए मुझे आवेश चाहिए तो आवेश Q बराबर, इसको व्रज गुणनफल कीजिए, उधर ले जाइए आप, व्रज गुणा कीजिए तो I इंटू क्या लिख देंगे, T आ जाएगा। तो I है धारा और T है समय, इसका मात्रक होता है एम्पियर। हमने 11 में भी पढ़ा है, जो एक मूल भौतिक राशि है, समय है, इसका मात्रक होता है सेकंड, ये भी एक प्रकार की मूल भौतिक राशि होती है। तो मुझे आवेश का मात्रक पूछे तो मैं क्या कहूंगा, एम्पियर इंटू क्या आ जाएगा, सेकंड होगा। तो इसका मात्रक जो मिलता है हमें एम्पियर इंटू सेकंड लिखा हुआ है, ये एम्पियर इंटू सेकंड होगा, ठीक है भाई।
तो एम्पियर इंटू सेकेंड लिख देंगे। अब देखिए मुझे इसको एम्पियर इंटू सेकेंड को एक और कहते हैं जिसको बोलते हैं कुलाम, ये कुलाम होता है। तो इसका मात्रक हम ज़्यादातर जो लिखते हैं वो कुलाम लिखा जाता है, ऐसा ही मात्रक पूछे हम कुलाम लिखते हैं, ठीक। MKS भी कुलाम ही कहलाता है। एक और CGS में मात्रक लिखें तो CGS में मात्रक होता है इसका स्टेट कुलाम, और एक कुलाम और स्टेट कुलाम में ये रिलेशन होता है, एक कुलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कुलाम होता है। ये CGS मात्रक है और ये MKS मात्रक है, इन दोनों में ये संबंध होता है। इस प्रकार से एक्सप्लेन कर लेंगे, जो देख ही रहे अपन कि एक कुलाम बराबर कितना स्टेट कुलाम होता है। स्टेट कुलाम किसका मात्रक हो गया बेटा, ये CGS मात्रक होता है। इस प्रकार से इसको बता देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा है 11th में, एक सदिश राशि होती है और एक अदिश राशि होती है। मुझे बताइए सदिश किसे कहे, तो हम कहेंगे साहब ऐसी भौतिक राशि जिसको पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए मुझे परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, उसे सदिश कहते हैं। अब आइए साहब अदिश किसे कहे, तो हमने कहा है ऐसी भौतिक राशि जिसे पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता न हो, इस प्रकार की राशि को हम अदिश राशि कहते हैं। तो आवेश को परिभाषित या प्रदेशित पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए उसे के केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आवेश एक कैसी राशि हो गई, अदिश राशि होती है। याद रह जाएगी भाई, आवेश एक कैसी राशि है, अदिश राशि होती है। इसकी विमा कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए फॉर्मूला यही पड़ा हमारा, यह धारा, यह है समय। तो बताओ धारा के लिए, धारा का विमा पूछा जाए तो धारा की विमा होती है A, समय की विमा पूछी जाए तो समय की विमा होती है T। इन दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूं तो आवेश की विमा क्या लिख सकता है अपन, AT लिखा जाता है, ठीक है भाई। तो इसलिए इसकी विमा अपन ने लिखी है, आवेश की विमा क्या हो गई AT, और MLT की फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिखा जाता है, M0 L0 A1 T1 आ जाएगा। तो ये विमा होती है आवेश की। तो आवेश के बारे में हमसे एक पूछे आवेश की क्या विमा होगी, हम इसके बारे में बता देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हमने कहा है कि मान लीजिए साहब कि हमारे पास में एक वस्तु है और ये उदासीन वस्तु है, मान लीजिए उदासीन वस्तु है, इसका मतलब इसके पास में 100 इलेक्ट्रॉन है। फिर से वही उदाहरण ले लेते हैं अपन, ये 100 प्रोटॉन है। तो मुझे पूछे बताइए कैसी वस्तु है, तो मैं फिर से कहूंगा ये साहब 100 प्रोटॉन है इसके पास में और ये 100 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये वस्तु जो होगी हमारी उदासीन होगी, इसको हम उदासीन वस्तु कह देंगे। ये उदासीन वस्तु है और उदासीन वस्तु का जो द्रव्यमान है हमने मान लिया कितना है, m0 है। किसी उदासीन वस्तु का द्रव्यमान m0 है। अब देखें, अब यदि इस वस्तु का द्रव्यमान यदि m0 है और हमने कह दिया इसमें से इस तरीके से हमने किसी 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, ये 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दीजिए साहब। अब ये वस्तु बनी हमारे पास में, ये वस्तु बनी। वस्तु बनेगी तो यहां पर फिर से देखेंगे तो 100 प्रोटॉन लिखेंगे और यहां पर कितने लिखेंगे, 95 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। इसका आने के पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान भी होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है। मैं उन दोनों की वैल्यू लिख देता हूं कि साहब देखिए यहां पर देखें अपन, तो ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान तो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। और इसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछा जाए तो इसकी वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। ये द्रव्यमान का मान है और ये इसके आवेश का मान है। इसका मीनिंग क्या निकलता है कि इलेक्ट्रॉन यदि है तो उसका कुछ न कुछ साथ में क्या होगा, द्रव्यमान। यदि ये मार्कर है तो मार्कर का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, चाहे कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो, हर वस्तु का हमने देखा यहाँ पर इसका क्या है, ये द्रव्यमान है। आवेशित वस्तु है तो इसका द्रव्यमान होगा ही होगा, ये हम आगे भी देख लेंगे। तो इसका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन के पास में द्रव्यमान है। हम एक छोटी सी बात को समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक बकेट है, एक बाल्टी है और इस बाल्टी के अंदर या इस बर्तन के अंदर हमने क्या करा है, बहुत सारी बॉल डाल दी साहब। ये एक बॉल है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है और ये ऐसी हवा में तो नहीं लटकी होगी, इस तरीके से कॉम्पैक्ट होता है, आपस में जुड़ी हुई है इस तरीके से। ये बहुत सारी बॉलें डाल दी मैंने, है ना। मान लीजिए ये 4 और ये 12 बॉलें हैं और एक बॉल का द्रव्यमान होता है, मान लेते हैं अपन इस एक बॉल का द्रव्यमान मान लिया हमने 3 ग्राम है, किसी एक बॉल का, है ना। सिंगल बॉल का द्रव्यमान कितना है, 3 ग्राम है। मुझे पूछे बताइए इन सभी का टोटल द्रव्यमान कितना है बॉलों को मिला के, तो हम कहेंगे साहब 12 है, 12 × 3 बराबर आ गया साहब 36 ग्राम हो गया। ये इतना द्रव्यमान है इन बॉलों का।
समझ गए, कोई डाउट नहीं, सिंपल सा है, क्योंकि हर एक बॉल का कोई ना कोई द्रव्यमान है। मैंने कहा देखिए साहब, इसमें से आप क्या कर दीजिए, इन दो बॉलों को यहां से एमिट करा दीजिए, बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकाल लेते हैं, तो ये एक बॉल को बाहर निकाल दिया मैंने, ये दूसरी बॉल को भी बाहर निकाल दिया। अब बताओ कितनी बॉलें रह गई, तो साहब ये 4 और 4 8, 8 और 2 10 रह गई। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए इन सभी बॉलों का द्रव्यमान कितना, तो आप कहेंगे साहब ये देखिए, ये 10 × 3 बराबर कितना द्रव्यमान हो गया, 30 ग्राम हो गया। तो बताए बॉल को निकालने से द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ा, साहब द्रव्यमान के मान में कमी हो गई। समझे बात को? उसी तरीके से मैं उसी बात को समझा रहा हूं जो आप समझ गए, उसी को ले रहे हैं बेटा अपन, है ना। अब देखिए अपन ने क्या करें, ये 100 इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो बॉल मान लीजिए 100 बॉलें हैं और एक इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ क्या है, द्रव्यमान। जब यहां से ये 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कौन चला गया, द्रव्यमान। तो साहब इतने द्रव्यमान के मान में क्या हो गई, कमी हो गई, कमी हो जाएगी। और जब द्रव्यमान में कमी होगी तो मान लिया ये कैसी वस्तु हुई, पहले तो हम कहेंगे ये धनावेशित है, ये धनावेशित वस्तु है, और इस धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान मान लेता हूं m+ है, मान लेते हैं m+ है। और मैं आपसे संबंध पूछूं इन दोनों में से कि बताओ उदासीन वस्तु का द्रव्यमान m0 है, धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान m+ है, तो बताओ उन दोनों द्रव्यमानों में क्या संबंध होगा। तो हम कहेंगे ऑब्वियसली बात है, देख ही रहे कि साहब ये जैसे ही बाहर निकालोगे तो द्रव्यमान के मान में क्या हो गई, कमी हो जाएगी। तो किसका द्रव्यमान अधिक होगा और किसका कम होगा, तो हम कहेंगे ये उदासीन वस्तु का द्रव्यमान धनावेशित वस्तु की तुलना में अधिक होता है। और ये धनावेशित वस्तु बनाई किससे, मैंने इसी उदासीन से बनाई है भाई, किसी अलग से नहीं। ये इस उदासीन वस्तु से जो धनावेशित वस्तु बनी है, इनके द्रव्यमानों की तुलना करें तो उदासीन वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा और ये धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, कम होता है। समझ आ गया भाई। इसी प्रकार से मुझे पूछे कैसा, बताइए कि इस स्थिति में क्या हमसे पूछ रहा है कि यहां पर यदि ऋणावेशित हो जाए तो क्या करेंगे भाई, ये ऋणावेशित ले लेते हैं कि साहब ये फिर से देखिए, ये एक वस्तु है, इस वस्तु में 100 प्रोटॉन हो गए, 100 ही इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये कैसी वस्तु है, अभी भी उदासीन है। ये वस्तु कैसी हो गई हमारी, उदासीन, ये उदासीन वस्तु है। अब उदासीन वस्तु है और इसी उदासीन वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं m0 है, ये टोटल द्रव्यमान कितना है, m0। अब हमने क्या करा, इसी वस्तु से हमने एक और वस्तु बनाई, कैसे कि हमने क्या करा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब समझना, जैसे ही उस बाल्टी के अंदर 12 बॉलें थी, 3 बॉलें और डाल दूं मैं, तो बॉलों की संख्या कितनी हो गई, 15। तो मुझे द्रव्यमान पूछेगा तो 15 को किससे गुणा करूंगा मैं, 3 से। तो द्रव्यमान का मान बताइए क्या हो गया, अब 45 ग्राम हो गया, पहले कितना था, 36 ग्राम था, याद है आपको। इस तरीके से किया था अपन ने कि इसमें टोटल बॉलों की संख्या थी 12 थी, तो 12 × 3 किया था, एक बॉल का द्रव्यमान 3 था, तो ये इस पर 3 है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 36 ग्राम। अब इसमें हम कह रहे हैं कि 3 और बॉल डाल दीजिए साहब, मान लिया अपन 3 डाल देता, 3 रखेंगे तो कितना द्रव्यमान, बॉलों की संख्या कितनी हो गई, 15 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 45 ग्राम आ जाएगा, 45 ग्राम आया। तो अब द्रव्यमान का मान क्या हो गया, बढ़ जाता है। तो जितने सारे आप इलेक्ट्रॉन इसको दोगे तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ द्रव्यमान आया, फिर दूसरे के साथ फिर आया, तीसरे के साथ फिर आया, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी वहां पर उसका द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो मेरी ये वस्तु बनी। अब इसके पास में 100 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 105 हो गई। और जो इस वस्तु को हम कौन सी वस्तु कहेंगे, ये ऋणावेशित वस्तु कहलाएगी। और इस ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान मान लेता हूं m- है। और हमसे पूछता है बताइए इन दोनों में क्या संबंध होगा, इन दोनों में क्या संबंध आ जाता है। तो हम संबंध बता देंगे कि साहब ये m0, बताओ क्या संबंध होगा, किसका द्रव्यमान ज्यादा है, इस उदासीन वस्तु का या बाद में जो ऋणावेशित वस्तु बना है। तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो द्रव्यमान का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए उदासीन वस्तु का द्रव्यमान उससे बनी ऋणावेशित वस्तु की तुलना में सदैव कम होता है। तो इसका द्रव्यमान में संबंध पूछेगा, हम इस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है भाई। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डार्क समझ में आ जाए फिर से आपको कि इस प्रकार से इसको लिखा जाए। तो ये m0 है इसका द्रव्यमान, और ये m- है, इस m- है इसका द्रव्यमान, इस तरीके से बता देंगे अपन, है ना। तो ये इसका द्रव्यमान पूछा जाए तो इसका कम और उसका ज़्यादा होता है, कोई डाउट नहीं इसमें से। चले ठीक है। अब मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ
कि मैंने क्या कहा कि इस वस्तु से मैंने ऋणावेशित वस्तु बनाई, अभी इसी वस्तु से मैं मान लीजिए एक धनावेशित वस्तु बना लेता हूं। जो पहले वाला एग्जांपल लिया वो यहां लिख देता हूं। ये 100 प्रोटॉन बनाए और ये यहां पर 95 जो है वो इलेक्ट्रॉन है, और इसका द्रव्यमान मान लेता है कितना था भाई, m+ था। हमसे पूछता है भाई अब बताओ इस m0 में, m+ में और m- में संबंध बताओ क्या होगा। तो बता सकते हैं क्या भाई, इन तीनों में से ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। बताएं इन तीनों में से द्रव्यमान किसका सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए प्रोटॉन की संख्या तो तीनों में बराबर, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका भी द्रव्यमान होगा, तो उसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा। इससे कम इलेक्ट्रॉन इसका है, इसका मतलब इसका द्रव्यमान उसकी तुलना में थोड़ा कम होगा, और इसमें सबसे कम है तो द्रव्यमान भी इसका सबसे कम होगा। तो मुझे इन तीनों में संबंध बताने को कहिए, तो बता देंगे क्या भाई, क्या लिखोगे आप। तो सबसे ज्यादा जो द्रव्यमान होगा वो आएगा m- का, फिर उससे कम होगा m0 का, और उससे सबसे कम आएगा m+ का। इसका मतलब ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान सबसे अधिक उदासीन वस्तु की तुलना में, और सबसे कम होता है धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान उस उदासीन वस्तु की तुलना में। तो ये संबंध पूछेगा तो हम इस तरीके से इसके संबंध के बारे में बात कर लेंगे, है ना। तो ये संबंध पूछता है तो हम संबंध बताएंगे तो इस तरीके से बता देंगे ये किस किस का द्रव्यमान है, ऋणावेशित वस्तु का है, धनावेशित वस्तु का है या उदासीन वस्तु का है। तो इस प्रकार से हमसे बात करना चाहे तो हम इस तरीके से बता देते हैं कि ये सब इन सभी में एक संबंध प्राप्त हो जाता है। ठीक है भाई, आज का बात समझ में आ गई आपको पूरी की पूरी। कोई भी डाउट लगे आप किसी भी तरीके से कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं कि साहब ये एक वाली बात जो हमारी थोड़ी सी रह गई है इसको थोड़ा सा और बता दीजिए अलग ढंग से, तो और अच्छा सा लग जाएगा। तो उसमें भी संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से पूछ सकते हैं। कोई भी दिमाग में क्वेश्चन मार्क नहीं लाना आपने को, है ना। कोई भी डाउट लगे आप तुरंत पूछ लेना कि सर ये वाली बात एक बार फिर से समझा दीजिए और अलग ढंग से समझा दीजिए। तो हम एक तरीके से नहीं, बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे मेथड से उस चीज़ को अपन एक्सप्लेन कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे। ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू।